हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज सीएपीएफ एशी। प्रीवियस ईयर जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं उसमें आज हम 2013 का पेपर 1 पार्ट 3 देखेंगे। इसमें भी आज हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और जिन्हें भी सीएपीएफ एसी 2020 का टेस्ट देना है वो कैन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दें। और जो टेस्ट जो भी है वो आपका दोनों बाइलिंगुअल है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट्स इंडिकेटेड दैट। देखो सेम पेपर में हड़प्पा से संबंधित एक और क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। उसमें हड़प्पा में क्या था कि कौन सा कॉज जो है, कौन सा रीजन जो है वो बिगेस्ट कॉज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंड होने का। इसमें है कह रहा है कि प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पा साइट्स इंडिकेटेड दैट। तो यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके जगहों पे जो वहाँ उन साइट्स जो हैं वो वहाँ ग्रेन मिले हैं। इसका कारण क्या, ये मीन्स क्या हो सकता है? हड़प्पन प्लॉट देयर फील्ड्स। देखो अब ये चीजें हैं, पहला आप देखोगे ये यदि ग्रेन है इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि जोत करके ही खेत ये बोते थे, ऐसे भी तो बो सकते हैं विदाउट। जैसे जंगल वगैरह है, पौधे पेड़ पौधे उगते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि खेत को जोत रहे हैं। तो फिलहाल हम इस चीज को ये परस्योर नहीं हो सकते हैं। अब है हड़प्पन्स ब्रॉडकास्ट सीड टू ऑन देयर फील्ड, ये भी हम अभी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो। एग्रीकल्चर वाज प्रिवेलेंट इन हड़प्पन साइट्स, ये हम कंक्लूजन पे प्रॉपर आ सकते हैं। अब है ट्रेड इन बल्क आइटम्स लाइक फूड ग्रेन्स वाज वेल एस्टेब्लिश इन हड़प्पन टाइम, ये हम कैसे कह सकते हैं ग्रेन जब मिला तो ट्रेड के लिए की ऑब्वियसली। लेकिन हम ये चीज तो कह सकते हैं कि अब वो छींटते थे या खुद से होता था या जोतते थे, नहीं जोतते थे खेत को, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चीज तो है कि एग्रीकल्चर होता था, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ये रीजन है। नेक्स्ट है, which one among the following statements about industries in colonial India is not correct? तो कह रहा जूट इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट इंटायरली ओन्ड बाय यूरोपियंस। तो देखो स्टेटमेंट जो कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि अभी रहने देते हैं इसको। अब है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट होली ओन्ड बाय इंडियंस। तो कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडियंस के द्वारा उस समय जो है जो आपका ये था, ठीक है, सही है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज स्मॉल इन साइज, यही आपका गलत हो गया कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनफैक्ट सबसे बड़ा था, जो एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द लार्जेस्ट था। तो ये स्मॉल कैसे हो सकता है? इनफैक्ट कॉटन ही अब में हम जो है वो एक्सपर्टाइज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ, जो क्लॉथ्स थे इनफैक्ट इनिशियल टाइम में मशीन से बने हुए क्लॉथ से भी बेटर हमारे हाथ से बने हुए क्लॉथ थे। तो यही कॉटन टेक्सटाइल में हमारी विशेषता थी और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा था। तो ये आपका गलत हो गया। तो ग्रोथ ऑफ कॉटन इंडस्ट्री वाज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अब ये देखो कह रहा है कि सही नहीं है, तो ये सही नहीं है आपका, ये हो गया। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ई तो एब्सोल्युटली हो गया कि आपका ये गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। मुगल रूल जो है बाबर से स्टार्ट होता है। बाबर जब पानीपत की लड़ाई में 1526 में बाबर जब इब्राहिम लोदी को हराता है, उसके बाद फिर 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह राणा सांगा को हराता है, उसके बाद यहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है। तो कह रहा है देखो इंडिया में थ्री टाइप के, अब कह रहा है स्ट्रेंथेंड अर्बनाइजेशन। देखो जो हमारा अर्बनाइजेशन है, थ्री फेज में अर्बनाइजेशन होता है। फर्स्ट फेज जो अर्बनाइजेशन कहते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का होता है। सेकंड अर्बनाइजेशन जो होता है कि मगध एम्पायर वगैरह, जो बुद्धा के टाइम में, बुद्धा महावीर के टाइम में जो अर्बनाइजेशन होता है, मगध, कोसल, ये सारे अवंती ये राज्य स्टेब्लिश होते हैं। तो जैसे पाटलिपुत्रा, राजगृह, ये वाराणसी, ये सब जैसे शहर स्टेब्लिश हो रहे हैं। अब देखो, तो स्ट्रेंथन अर्बनाइजेशन, थर्ड अर्बनाइजेशन इल्तुतमिश से लेकर के औरंगजेब तक होता है। तो औरंगजेब देखो ग्रेटर मुगल में आखिरी मुगल है वो। उसके बाद देखो अर्बनाइजेशन, अभी हम डिफरेंट टाइप के फेज में अर्बनाइजेशन कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थ्री अर्बनाइजेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें देखो स्ट्रेंथन अर्बनाइजेशन, हाँ ठीक है। इनफैक्ट देखोगे जैसे शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया, फिर देखो अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाया, उससे पहले ही आगरा शहर बसा। तो स्ट्रेंथन अर्बनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो अभी हमारा एक ही बस एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथन इंटर अर्बन कॉन्टैक्ट इन रिपेरियन नॉर्थ इंडिया।
तो तटवर्ती जो है उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया है, यानी एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना का आवागमन जो है वो मजबूत हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, इंक्रीज्ड इंडिया सी ट्रेड। तो भारत का जो है सी ट्रेड ये बढ़ा। हाँ सही है। तो ये डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, नहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस जो रिस्क था वो नहीं कम हुआ। इनफैक्ट इसी वजह से देखोगे जो लंबी दूरी का जो व्यापार था वो जोखिम कम नहीं हुआ। तो दैट इज द रीजन कि अंग्रेज वगैरह कहीं ना कहीं डोमिनेट किए, तो उनका सी पे कमांड था, नेवल पावर उनका स्ट्रांग था। ये सारी चीजों को देखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमेशा ये रहा। तो ये आपका जो है 1 2 और 3 ओनली हो जाएगा। तो ये ए है। नेक्स्ट है, the first major boost to modern industry in India happened in the 1860s. It was a direct result of। तो कह रहा है कि मेजर बूस्ट टू मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इंडिया में जो फर्स्ट मेजर बूस्ट हुआ इंडियन इंडस्ट्री, इनफैक्ट देखो 1850 के बाद ही हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जो होता है। तो इट वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिमांड क्रिएटेड इन अमेरिका बिकॉज ऑफ सिविल वॉर्स। तो देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, द डिमांड क्रिएट इन यूरोप बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर इन अमेरिका। देखो ये अब यहाँ देखो दोनों क्लोज है। यहाँ डिमांड क्रिएटेड इन अमेरिका नहीं, अमेरिका में क्रिएट नहीं हुआ, यूरोप में डिमांड क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका। ये स्टेटमेंट सही। देखो क्या हुआ कि अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ तो कॉटन का एक्सपोर्ट वहां से भी होता था। तो कॉटन वहां सिविल वॉर के कारण जो है वो एक्सपोर्ट सही से होना बंद हो गया। ठीक है, तो उस कारण से वहां ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये इंडिया ने उस चीज को ये इस्टेब्लिश ये करना शुरू किया, इंडिया अपना बढ़ाना शुरू किया। तो इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन महायाना एंड हिनायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ले इन दैट। देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये आपका हर एग्जाम में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा, आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धा, जैनिज्म, ये जो है रेगुलर आपसे पूछता है, खास करके बुद्धिज्म को ज्यादा पूछता है। क्योंकि क्या है ना कि जैनिज्म डिक्लाइन अवस्था में आ गया तो जैन के बारे में भी पूछता है, लेकिन बुद्धिज्म जो है एक तरह से हमारा जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है उसमें कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी कंट्रीब्यूट करता है, तो इसके बारे में ज्यादा पूछता है। तो कह रहा है कि द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें क्या है कि Mahayana allowed for the transference of merit, while in Hinayan a person would only help another by example and advice। ये जो आपका है ये मेजर डिफरेंस यदि अब देख लेते हैं। अब कह रहा है कि महायाना बिलीव्ड इन द बोधिसत्वा while हिनायना डिड नॉट। ये आपका मेजर डिफरेंस ये नहीं। हिनायना प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ सफरिंग सेवियर, महायाना प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ अरहंत द वर्दी, नहीं। ये आपका जो मेन डिफरेंस है ये आपका इसमें है कि महायाना allowed the transference of merit while in hinayana a person would only help another by example and advice। तो ये आपका जो है मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है, द एंशियंट ट्रेड रूट पॉपुलरली कॉल्ड द दक्षिणापथ कनेक्टेड। देखो दो था, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो था वो तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ताम्रलिप्ति जो आज है वो वेस्ट बंगाल में चिटगांव जिसको बोलते हो। तो जो उत्तरापथ था वो ये था। अब जो दक्षिणापथ था, तो दक्षिणापथ क्या था, अजंता से पाटलिपुत्रा। तो अजंता को पाटलिपुत्रा से ये कनेक्ट करता था। नेक्स्ट है द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह जो आपका दांडी मार्च जो होता है 1930, यानी कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है। तो इसने क्या है, इनकरेज्ड इंडियन टू मैन्युफैक्चर साल्ट सॉल्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका जो मेन है, सोड टू द गवर्नमेंट दैट इंडियंस वुड ब्रेक अनफेयर लॉ, ये भी सही है। प्रूव्ड दैट महात्मा गांधी वॉज ए मास लीडर। इनफैक्ट महात्मा गांधी मास लीडर जो है ये उसके पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका था। वॉज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द फाइनेंसेस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब देखो कहीं ना कहीं मोर और लेस ये अपने आप में सब सही है, कहीं ना कहीं सही है सब। लेकिन अब यही चीजें कंफ्यूजन होती है, जहां मोर और लेस सब सही है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है कि शोड टू द गवर्नमेंट दैट इंडियंस वुड ब्रेक द अनफेयर लॉ। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के लिए, सॉल्ट मैन्युफैक्चर के लिए ये आंदोलन नहीं किया गया था। ये नमक इस वजह से किया गया था कि नमक जो है कॉमन चीजें हैं और उससे हर कोई जुड़ते हैं। तो नमक जैसे है, तो नमक एक कॉमन आदमी भी खाएगा, एक रिच पर्सन भी खाएगा।
तो उसी वजह से जैसे इंडियन सिविलाइजेशन में कहा जाता है नमक हलाली, तो नमक से है सब कोई जुड़ते हैं, तो इस वजह से नमक को एज ए सिंबल के रूप में रखा गया था। तो अदरवाइज सारे स्टेटमेंट मोर और लेस सही है, लेकिन इसके पहले ही गांधी जी प्रूव हो चुके थे, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है खिलाफत मूवमेंट वाज बिल्ट अराउंड। तो खिलाफत मूवमेंट जो आपका है नन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में ये चला था, उसमें जो खलीफा टर्की के खलीफा जो थे उनका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनका जो है पावर बहुत कम हो गया था। ये इसके कारण से कहीं ना कहीं जो गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में देखा। तो खिलाफत मूवमेंट वाज बिल्ट अराउंड अपोजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अपोजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये मेनली इस पर नहीं था, तो ये प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ द खलीफा, जो खलीफा से पोस्ट छीन लिया गया था, खलीफा का जो एरिया छीन लिया गया था उसके कारण। अपोजिंग द नेशनल मूवमेंट ये कभी हो ही नहीं सकता। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, नहीं, ये आपका बी सही है। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फोकस्ड ऑन। देखो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए। 1916 में फरवरी 1916 में बीएचयू का ओपनिंग था, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। तो उसमें से गांधी जी एक तरह से फर्स्ट टाइम इंडिया में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक तरह से, तो इसमें सारे लोग शामिल नहीं थे, मेजोरिटी इंडियन लीडर्स शामिल थे उस समय के, इन्फ्लुएंशियल जो थे। तो उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी क्रिटिसाइज किए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये आपका है, इसमें मैंने एक बार जो आपका गांधी आश्रम और रिलेटेड जो चीजों मैंने डिस्कस किया था उसमें किया था। तो इसमें से क्या ये होता है कि कांग्रेस स्ट्रेटजी फॉर अपोजिंग द गवर्नमेंट, इसको उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने ये क्रिटिसाइज द कांग्रेस एक्सेप्टिंग ऑफिसेस अंडर द गवर्नमेंट, ये इसको भी नहीं क्रिटिसाइज। उन्होंने ये बोला कंडेमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर बीइंग एंड इलीट फेलोमेना, ये क्योंकि गांधी जी ने बोला कि जो आप लीडर हो वो इलीट हो, मासेस से जुड़ते नहीं हो, तो जिसके लिए आप जिसको चाहते हो, जिसको के लिए आप फाइट कर रहे हो उसी से नहीं जुड़ रहे हो, तो आंदोलन सक्सेस कैसे होगा, तो इसका सी होगा। नेक्स्ट है अकबर्स इबादत खाना वॉज अ प्लेस वेयर। तो अकबर का इबादत खाना जो था वो इंटरफेथ था, डिबेट्स एंड डिस्कशंस वेयर हेल्ड, ये फतेहपुर सीकरी में होता था। इसको अकबर ने 1575 में इस्टेब्लिश किया और 1582 में इसको बंद भी कर दिया। बंद इस वजह से कर दिया कि लोग जेन्युइन रीजन्स पे नहीं है, सब अपने अपने धर्मों को सुप्रीम करना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं बाद में फिर अकबर ने इसको 1582 में इसको बंद भी कर दिया। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट संघ वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स। तो बुद्धिस्ट संघ जो था वो क्या था, वो मॉन्क के हु बिकेम टीचर्स ऑफ धर्मा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और बाकी जो है वो है ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं बुद्धिज्म सारी चीजों को प्रमोट करता था, लेकिन जो बुद्धिस्ट संघ मेनली थे वो क्या था, वो टीचर जो हुए धर्म धम्मा, जो पाली में धम्मा बोलते हैं और अदरवाइज धर्म उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखो बल्लम कल्ली, बल्लम कल्ली ये जो आपका है केरल में है बोट रेस, तो जो ए का आपका ये टू हो गया। ठीक है, तो ए का आपका टू हो गया, तो ए का टू हो गया, तो आपका डी और ए आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो अब है पूरम फेस्टिवल, तो पूरम फेस्टिवल क्या है, ये आपका टेम्पल फेस्टिवल है, तो ये हो गया। चापचार कूट, तो चापचार कूट क्या है, ये आपका सी का ये हो गया, सी का फोर हो गया स्प्रिंग फेस्टिवल। और माधव राय फेयर, तो मैरिज ऑफ लॉर्ड, ये आपका जो है कृष्णा एंड रुक्मिणी। तो इनफैक्ट देखो तीन में तो दोनों ये सेम ही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है द डायरेक्ट कोरिलेशन एमोंग कास्ट पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस इम्प्लॉयड डेट। तो डायरेक्ट कोरिलेशन एमोंग कास्ट पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस, तो इसका जो फर्स्ट है विद इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक स्टेटस वन कुड क्लेम हायर सोशल स्टेटस, ये जो आपका है वो अर्ली टाइम की बात कर रहा है। तो ये जो था कि इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक स्टेटस वन कुड क्लेम, ये हिस्टोरिकल फिनोमेनन है। हायर सोशल स्टेटस हाँ सही है। इनफैक्ट देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं जो कास्ट आप चेंज उस ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन हायर स्टेटस आज भी प्राप्त करते हैं। कास्ट हायरार्की वाज इम्यूटेबल, ये अपरिवर्तनीय था। अब देखो ये जो है कि कास्ट सोसाइटी कर रहा है कि इम्यूटेबल, अर्ली टाइम में खास करके यदि देखा जाए तो
कास्ट उस समय बीच में जो देखा जाए तो वो चीजें हो गया था, लेकिन ये जो कह रहा है कि इम्यूटेबल था तो नहीं, ये आपका गलत है, क्योंकि जो है वो एक्सचेंज होता रहता था कि बहुत सारे लोगों को लोअर में कन्वर्ट कर दिया जाता था डिपेंडिंग ऑन, तो लोअर कास्ट वेयर ओनली वंस टू बी पुश्ड इनटू मेनियल लेबर। हाँ सही है, ये है लोअर कास्ट लोग को ही मेनियल वर्क करना पड़ता था, तो ये सही है। विद इंप्रूवमेंट इन सोशल स्टेटस वन कुड क्लेम हायर कास्ट स्टेटस। हाँ ये सही है, इनफैक्ट ये देखोगे फर्स्ट का ही ये फोर्थ है, तो आपका ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिचुअल किनशिप was the hallmark of Vijayanagar rule. Vijayanagar rulers claimed to have ruled on behalf of which one among the following shrines? तो जो इनफैक्ट देखोगे जो विजयनगर के किंग थे, तो जो वो साइन करते थे एक तरह से जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये चीजों को, तो ये विरूपाक्ष के नाम से करते थे, तो ये जो विरूपाक्ष गॉड थे वो उनके नाम से करते थे। नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस वेयर क्रिएटेड। ये इस बार का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि जो एंग्लो इंडियंस के लोकसभा में 2 सीट्स जो होते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें नॉमिनेट करते थे, वो इस बार एक्सटेंड नहीं किया गया। अदरवाइज और सारे चीज लोग जैसे देखो SC ST वगैरह का है तो उनका एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन जो आपका रिजर्वेशन था, यानी रिजर्वेशन इन द सेंस की कह सकते हो कि वो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, यदि उन्हें लगता था कि उन्हें सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है तो उस बार इसे हटा दिया गया, तो इस वजह से वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले 1909 यदि आप देखोगे तो 1909 में वो मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है, तो ये आपका ये नहीं होता है, ये इनफैक्ट 1861 में ये ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये आपका यहाँ और यहाँ, तो जो एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन को दिया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट जो आपका है सुंदरलाल बहुगुणा से ये रिलेटेड है, तो ये आप सॉरी हेमवंती नंद हाँ बहुगुणा हेमवंती नंदन बहुगुणा, ठीक है, तो ये जो आपका है इसमें जो मेनली है पर्यावरण प्रोटेक्शन, पर्यावरण प्रोटेक्शन के बाद सोशल इश्यूज को भी डील किया गया था, तो इसमें है कि वाज एन एनवायरनमेंट मूवमेंट टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये अभी गलत हुआ। रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हाँ सही है। अब मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म एज इट्स ब्रॉडेंड एजेंडा, हाँ ये एक्सटेंडेड एजेंडा में सोशल इशू को भी ये शामिल किया गया था कि तो शराब के अगेंस्ट भी, क्योंकि गंधियन मूवमेंट था, तो ये फर्स्ट 1 2 3, तो देखो 1 2 3 जब सही होता है तो ये भी आपका हट गया, 2 ये जब सही है तो ये हट गया, तो आपके पास एक ही बचता है। डिमांडेड दैट लोकल कम्युनिटी शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ ये सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मे फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी from any state or by unifying any territory to a part of any state, which of the following procedure is are true in this regard। देखो लास्ट ईयर जो भी ये 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया 2020 में ही वो एग्जिस्टेंस में आया, और 2019 में जो आपका है अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को वो एग्जिस्टेंस में आया, तो इनफैक्ट आपके एग्जाम जो लास्ट ईयर का हुआ था उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में प्रॉपर तरीका से आया, तो ये इस बार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि कौन ट्रू है इसमें, तो बाई अ सिंपल मेजोरिटी एंड बाई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो देखो जो हमारा स्टेट का नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत करते हैं, तो 368 के तहत, लेकिन जो ये स्टेट का बाउंड्री एरिया जो डिफरेंट जो चेंज किया जाता है घटाया बढ़ाया जाता है, तो ये आपका जो है उसमें से वो ऑर्डिनरी लॉ में आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता, तो बाई सिंपल मेजोरिटी एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो सही है ये। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हु यूजुअली हैज टू रेफर द बिल टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विच इज आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज प्रपोज्ड इन द बिल, सही है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, नो, ये आपका इसमें प्रोविजन नहीं, तो ए हो जाएगा। Next, a bill introduced in the parliament in order to become an act has to have which of the following procedures to be followed? तो फर्स्ट देखोगे इट इज टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ये अभी गलत हुआ हमारा। अब देखो टू सब में है बाकी में,
द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज और हर असेंट। तो ये टू तो हमारा इसमें भी हो गया। अब नेक्स्ट जो करा, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू साइन इट आफ्टर द रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। नो, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, पर प्राइम मिनिस्टर को एज ए प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं। प्राइम मिनिस्टर यदि साइन करते हैं तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आइदर वो लोकसभा के हो या राज्यसभा, उस हैसियत से वो इनफैक्ट वो साइन नहीं करेंगे, वो अपना वोटिंग करेंगे। साइन करने का यहाँ प्रोविजन ही नहीं है उस ढंग का, ठीक है। तो वो प्रोविजन ये प्रेसिडेंट उसमें साइन करेंगे। तो ये गलत हो गया, तो तीन गलत हो गया। तो ये आपका ये भी दोनों गलत हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू अप्रूव एंड डिक्लेयर टू इट टू बी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। नो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रूव नहीं करना। यदि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायलेट कर, ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑफिसेस कनेक्टेड विद अ रिलीजियस और denominated institutions may be reserved for members professing a particular religion to which the institution related। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यदि देखा जाए तो ये सही है, हाँ, कि जो ऑफिसेस बहुत सारे, जैसे मान के चलो कि जैसे कुछ कोई हिंदू टेंपल है, तो उसमें उसके प्रीस्ट मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, वो हिंदू होंगे। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स रिजर्व फॉर दोज मेंबर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब सही है तो हमारा दो ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारा एक तरह से दारोमदार जो मेनली है थ्री पर है। तो द स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स हु इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड टू द सर्विसेज अंडर दैट स्टेट। हाँ सही है, ये भी सही हो सकता है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम विल बी इन एलिजिबल फॉर एनी, ये कर देना, ठीक है ना, ये पहले होना चाहिए था एनी, ठीक है। एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, तो ये भी आपका सही है। तो ये 1, 2 एंड 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। While the fundamental rights constitute limitations on a state action, the directive principles are in the nature of instruments of instructions to the government of the day to do certain things and to achieve certain goals by their action। सही है। The directive principles, however, required to be implemented by legislations, and so long as there is no law carrying out the policy laid down in a directive principle, neither the state nor an individual can violate any existing law or legal rights under the color of getting a directive। हाँ देखो, जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है बट स्टिल फंडामेंटल राइट मींस, सॉरी, फंडामेंटल इन नेचर है। जो लॉ स्टेट बनाती है तो बहुत सारे चीजों को है फंडामेंटल राइट्स को देखने के साथ साथ जो डीपीएसपी को भी देखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो जब तक वो चीजें लागू नहीं होता है, मान के डीपीएसपी क्या है कि व्हेन अ स्टेट विल बी एबल, तो देन इट कैन इम्प्लीमेंट। जैसे ए लॉट ऑफ थिंग्स है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया जैसे जैसे स्टेट एबल होता गया। तो लेकिन जब तक उस चीज को लागू नहीं होता तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको कोई भी ना स्टेट वायलेट कर सकता है और ना पब्लिक वायलेट कर सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आपका ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट। अब थ्री पे दारोमदार मेन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इनफोर्सिएबल। नो, ऑलरेडी हमने बोला कि इनफोर्सिएबल नहीं है, और ये आप लोग हर कोई जानते हो जिसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सी इसका आंसर है। तो इस 20 क्वेश्चंस के हो गए, और इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। कंटिन्यू वर्क करते रहो आप। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अधिक कॉन्फिडेंस भी आएगा और गोल के नजदीक उतना जल्दी आप पहुंचोगे। ओके, थैंक यू।